सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक साजिद साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं। लाहौर से मारूफ तज्ज़िया निगार और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब साबिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें एक तो मुस्लिम लीग नून की इंटरनल पॉलिटिक्स और उस हवाले से कल एक तकरीब थी रावलपिंडी में जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की और जो मामलात हैं उन पर मरीम नवाज़ साहबा ने भी आज इजहार राय किया। हमज़ा शहबाज भी कल बोले, तो ये सूरत हाल कहाँ पे जा रही है ये इस पर बात करेंगे। और दूसरा एक हुकूमत का इमरान खान साहब का जब वो कैंपेन में थे तो ये वो वादा करते थे, बार बार ये कहते थे कि लोकल बॉडीज़ को हम स्ट्रेंथन करेंगे, स्पेशल लोकल बॉडीज़ इलेक्शन लेके आएंगे, लोगों के जो मामलात हैं वो ग्रॉस रूट लेवल पर उनको हल किया जाएगा और MNAs और MPs को डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पर कोई फ़ंड्स नहीं दिए जाएंगे, उनकी राय को ज़रूर मलूज़ खातर रखा जाएगा। लेकिन ना तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हुए, ना ही वो फिर कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया। इस पर ज़रा थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि ये मामला है क्या, क्यों नहीं इलेक्शन हुए, कौन इसमें रुकावट बना हुआ है। उसमें जो PTI के जो मुख्तलिफ ज़ोमा हैं, उनके जो मुख्तलिफ अकाबरीन हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा एक इशू है जो मैं आपकी नज़र पेश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान क्यों हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है, क्यों पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है, क्यों बड़ी ताकतें पाकिस्तान को इस्तेमाल करके फेंक देती हैं और फिर उसके बाद जब हम उनसे डिमांड करते हैं कि हमारी इज़्ज़त की जाए तो वो हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, हमें फ़ोन कॉल करना भी गवारा नहीं करते। आज मैं शेख रशीद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें शेख रशीद साहब ने कहा कि ऑन अराइवल 15 ममालिक के जो शहरी हैं उनको हम वीज़ा देंगे और उसमें जिन ममालिक का उन्होंने नाम लिया अमेरिका का नाम भी शामिल था। आइए ज़रा आपको सुनवाते हैं क्या फ़रमाया शेख रशीद साहब ने। ये आपने सुना जनाब शेख रशीद साहब को ऑन अराइवल जो लोग कनाडा जाते हैं, जो लोग अमेरिका जाते हैं, जो दूसरे जिन ममालिक का ये नाम ले रहे थे, वहाँ पर किसी पाकिस्तानी को ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता। वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो अगर वीज़े के बग़ैर जाएँ तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ जिसमें वो अमेरिका के हवाले से बात कह रहे थे। एब्सोल्युटली नॉट। सुनिए ज़रा। ये मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट ये सुनवाया इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिल्कुल सही कहा। वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तानी उमंगों की तर्जुमानी कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब वो बात कर रहे थे जो हर पाकिस्तानी सोचता है कि हम बराबरी की बुनियाद पर बात करेंगे, हम किसी को अड्डे क्यों दें, अपनी तरजीहात के मुताबिक अपनी पॉलिसी का तयन करेंगे। लेकिन ये आज ही जो शेख रशीद साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि उन 15 ममालिक को जो पाकिस्तानियों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, जैसे मैंने अर्ज़ किया पाकिस्तानियों को फ़ोन करना भी गवारा नहीं करते। आज भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिसने कोई गोली नहीं चलाई, जिसने किसी को ज़ख्मी नहीं किया, वो हमारी बच्ची, हमारी बहन आज भी 80 साल से ज़्यादा की कैद भुगत रही है वहाँ पर अमेरिका में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऑन अराइवल वीज़ा दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक और आपको गुफ्तगू यहाँ पे सुनवाना चाहता हूँ मोदी के साथ जो बाइडन की, जहाँ वो अपने एक दूसरे के साथ रिश्ते जोड़ रहे हैं कि बाइडन फैमिली ईस्ट इंडिया कंपनी में थी, एक बाइडन जॉर्ज बाइडन, और वो कह रहे हैं कि शायद और भी 5 लोग हैं वहाँ पे, और मोदी से वो कह रहे हैं कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ। भारत से वो पींगे बढ़ा रहे हैं, भारत के वो दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को वो अंदर नहीं आने देते। हम उनको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे और ये किसी के मुंह पर कोई मलाल नहीं है, कोई शर्म नहीं है ये बात करते हुए। आइए ज़रा मोदी और जो बाइडन की भी वो बात सुन लें। ये बाइडन कह रहा है कि मुझे लेटर मिला कि मैं एक बाइडन हूँ और ईस्ट इंडिया कंपनी से आया हूँ। वो वहाँ पर रिश्ते नाते, अपने मफाद, जहाँ पर उन्होंने दोस्ती लगानी है, जहाँ पर उनका मफाद आया वो रिश्तेदारियाँ निकाल लेते हैं, और जहाँ पर उन्होंने किसी को नीचा दिखाना हो, पाकिस्तान कुछ कर मरे, 80,000 से लोग हमारे जवान जो हैं, शहरी जो है ना, वो उनकी जान जाए, हज़ारों हमारे फ़ौजी शहीद हो जाएं, लेकिन
वो हमें यही कहते रहेंगे कि डू मोर, आप मुनाफिकत कर रहे हैं, आप दोगलापन कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं। और हम हैं कि हम उनकी राहों में बिछे जा रहे हैं, ऑन अराइवल वीज़ा दे रहे हैं। या तो पाकिस्तानियों को भी अमेरिका ऑन अराइवल वीज़ा देना, वगरना क्यों दे रहे हैं आप ऑन अराइवल वीज़ा अमेरिकन को, कैनेडियंस को? क्या उन्होंने ऐसी कर दिया अभी आने इन्हीं दिनों में कि जहाँ पर आप समझते हैं कि उनका ऑन अराइवल वीज़ा? ये मैं आगाज़ में एक चीज़ जो मैंने देखी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आते हैं मुस्लिम लीग नून के जो मामलात हैं उसकी तरफ आते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, कल रावलपिंडी में पार्टी कन्वेंशन था और वहाँ पर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें इत्तेहाद हमारे अंदर होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारे अंदर होगा तो हम लोग इलेक्शन जब किसी भी वक्त आ सकता है और हम मारे जाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ। बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात ये कर रहे हैं कि अगर आप अपनी दरारें ना पुर कर सके, और उन्होंने कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, मैं खुल के नहीं कह रहा। इसी तकरीर में उन्होंने बात खुलकर भी कह दी, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो दरारें किस लेवल पे हैं, किन इख्तलाफात की वो बात कर रहे हैं। आइए ज़रा सुन लें। ये उन्होंने जो बात कही कि जो दरारें हैं वो जिस लेवल पर हैं वो वर्कर्स का लेवल नहीं, वो पार्टी क़यादत का लेवल है। और हमें इस बात की समझ भी है। आपको हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी वो गुफ्तगू सुनवाई थी मरियम नवाज़ साहबा की, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से जो बात कही उसको उन्होंने गुनाह करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसमें हिस्सेदार नहीं हूँ। लेकिन हमज़ा शहबाज साहब ने जो गुफ्तगू की, मरियम नवाज़ साहबा का जो जवाब दिया, आइए आपको वो सुनवाते हैं कि वो किस तरह खुलकर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये नवाज शरीफ साहब का फैसला था और पार्टी क़यादत का फैसला था। यहाँ पर हमज़ा ये भी कहते हैं कि ये एक तो ये उन्होंने कहा कि फ़ैसला पार्टी क़यादत ने किया, दूसरा वो कहते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। यानी मरियम साहबा ने जो कहा कि ये गुनाह था, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। ये सुनिए, मरियम नवाज साहबा ने आज जो गुफ्तगू की लाहौर में, आपको वो सुनवा देते हैं। उसमें उन्होंने कहा, इस बात को तस्लीम किया कि मैं और हमज़ा हम दो अलग इंसान हैं, हमारी उनसे सोच मुख्तलिफ है। लेकिन एक बात उन्होंने कही जो बड़ी मानी खेज थी बीच में, उन्होंने कहा कि सरबराह नवाज शरीफ है। गोया आज भी उन्होंने शहबाज शरीफ की जो अथॉरिटी है या शहबाज शरीफ की ये जो ख्वाहिश है पार्टी को लीड करने की, या ये वर्कर्स को बताने की कि अब आने वाले दिनों में फ़ैसले पार्टी के वो करेंगे, उसको नगेट किया मरियम साहबा ने। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके और हमज़ा के बीच में इस मामले पर, यानी शहबाज साहब और नवाज साहब के बीच इस मामले पर इख्तलाफ हैं। सुनिए क्या कह रही हैं वो। अब यहाँ पर कोई नवाज शरीफ साहब की क़यादत को चैलेंज नहीं कर रहा था, कोई ये नहीं कह रहा था, लेकिन मरियम साहबा ने इस बात को बयान किया और उनका कहने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब ही सदर हैं, नवाज शरीफ साहब ही सारे मामले को आगे लेके जाएंगे। और ये जो सोचें हैं, ये जो सारी गुफ्तगू हैं, उसमें शहबाज साहब का कोई इस मामले में कोई अगर ये सोचे, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, तो वो पार्टी क़यादत उनके पास नहीं है। अब उनके जो साथी हैं, उनके जो लोग उनके इशारों पर जो बात करते हैं, ज़रा उनकी नज़र, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आज भी जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात कही, जो उनकी लेटेस्ट बात है, ज़रा सुन लीजिए। उसमें वो क्या कह रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ बिल्कुल इसमें शामिल नहीं थी, और उसी टोन में, उसी लहजे में बात कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर होते तो ये फ़ैसला नहीं होना था, ना ये मरियम का फ़ैसला है, ना ये नवाज शरीफ का। वो उस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं जिसको हमज़ा ने कहा कि ये पार्टी क़यादत का फ़ैसला था। सुनिए ज़रा। अब कोशिश क्या हो रही है, थोड़ा सा इस पर भी मैं थोड़ा सा लंबा माफ़ी चाहता हूँ, ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मैं आपको पूरी एक पिक्चर पेश करना चाह रहा हूँ। शहबाज साहब किस बात की कोशिश कर रहे हैं? ये कहना कि वो फ़ौज से कोई हुकूमत मांग रहे हैं, ये कहना कि वो कोई ये समझते हैं कि इन हाउस तब्दीली में पंजाब की उनको हुकूमत मिल जाए, मरकज़ की हुकूमत मिल जाए। नहीं, ऐसा कतई वो चीज़ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है, उसने ये साबित कर दिया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक जवाल का शिकार है। और जिस तरीके से उन्होंने बात कही,
सुनिए ज़रा शहबाज साहब की गुफ्तगू को, ज़रा बिटवीन द लाइन जो वो बात कह रहे हैं ज़रा गौर से सुनिए। अब क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, आपको मैं वो शॉट उनका सुनवाता हूँ, वो हिस्सा सुनवाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं उनके साथ डायलॉग किस बात पे वो कर रहे हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वर्कर्स को वो कह रहे हैं कि अब जवाल का शिकार है, जहाँ पर वो बनाई गई थी जिन इलाकों में, कैंटोनमेंट बोर्ड्स का उन्होंने ख़ास तौर पर नाम लिया और उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो इलेक्शन हार चुके हैं। अब होना क्या चाहिए, वो इदारों से क्या कह रहे हैं, आइए ज़रा ये बात भी सुन लें। कह रहे हैं शहबाज शरीफ के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम सबको कह रहे हैं। यही बात ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी कन्वेंशन में कही जिसकी तकरीर, उनकी तकरीर के कुछ हिस्से मैंने आपको पहले सुनवाए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए ताकि हम, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो हम जीत जाएंगे। सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने जो शॉर्ट इसमें काटा है उसमें बुनियादी तौर पर ख्वाजा आसिफ का वो हिस्सा थोड़ा हमारी टेक्निकल गलती है कट गया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये इसलिए जीते हम लोग कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे एंड दिस इज़ व्हाट वी डिमांड फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट। जनाब साबिर शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, इख्तलाफ की बात भी है बीच में, ख्वाजा साहब की भी बात सुनी, नवाज शरीफ की मोहब्बत और शहबाज शरीफ की खिदमात का इतराफ़, शहबाज साहब को भी आपने सुना। ऐसा लग रहा है कि नून लीग की क़यादत ये समझती है कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के बाद कि इस वक्त जो महंगाई है या जो दीगर मामलात हैं गवर्नेंस के, उसने मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को इंटैक्ट रखा है। अब अगर आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, पार्टी एक बन के रहे, और इस मौके पर अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये यकीन दिला दे कि जनाब वो किसी का साइड नहीं लेगी, तो नून लीग की क़यादत ये समझती है कि पंजाब में वो पीटीआई को हरा सकते हैं। व्हाट डू यू से टू दैट साबिर शाह? समीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरी ज़ाती राय भी है और ये वो नैरेटिव है जिसको शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आगे लेके चल रहे हैं, बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में। आपने बाई इलेक्शंस का रिजल्ट भी देखा, मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किए। आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस देखे, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी रही। एक तो वो अपने वर्कर को उन्होंने काफ़ी हद तक नवाजा है पिछले 30-35 साल में। इमरान खान के दौर में इनके वर्कर को 8 आने भी नहीं मिले लाहौर में या पंजाब में। वर्कर डिमोरलाइज्ड है। PMLN का वर्कर इंटैक्ट हो ना हो, इनका वर्कर ज़रूर टूटा है, वजह महंगाई। अब आ गई बात नैरेटिव की। अब जो शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ कह रहे हैं, या जो पहले नवाज शरीफ साहब के एक्सटेंशन वाले फैसले के बाद मरियम औरंगजेब भी कहती थी, ये तो नैरेटिव चौधरी निसार अली खान का था 6-7 साल पहले, जिनसे ये नाराज़ हुए और चौधरी निसार अली खान ने पता नहीं पार्टी छोड़ी या नहीं छोड़ी, वो साइड भी हो गए तो बैठ गए। ये तो वो नैरेटिव है। अब जिस आदमी का, चौधरी निसार की बात कर रहा हूँ, जिसका भाई जनरल हो, जिनके वालिद ब्रिगेडियर हो, जिनका बहनोई जनरल हो, सारी उनकी फौज का फौजी ख़ानदान है, वो इनको सही समझा रहे थे भाई कि फ़ौज लेके भी तुम्हें आती है, अगर टक्कर लोगे तो उतार भी देंगे। ये वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में फ़ौज को भी बुरा नहीं मनाना चाहिए। ये ऐसी हकीकतें हैं जो हमें तस्लीम करनी चाहिए। फ़ौज बैरक्स में उसी सूरत जाएगी अगर ज़लज़ले में, तूफ़ान में, सैलाब में, भूख नंग में, दीगर नेचुरल डिज़ास्टर्स और कैलेमिटीज़ में सिविल हुकूमतें अपना काम करेंगी। इलेक्शन करवाए ना सिविल हुकूमतें, इलेक्शन भी फ़ौज करवाए। तो सब कुछ फ़ौज ने करवाना है तो उसने देखना है कि इनके से कौन कौन से लोग हैं जिनका झुकाव इंडिया की तरफ है, फॉर एग्जांपल, या अफगानिस्तान की तरफ है, या अमेरिका की तरफ है, या ईरान की तरफ है। चेक एंड बैलेंस तो उन्हें रखना पड़ेगा। ये डिफरेंट पैराडाइम है, बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम है। और मैं इस हक में हूँ कि किसी हद तक तो वो सियासत में रहे। हाँ, मैं ठीक, ये बात ठीक है कि अब फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएं। माजी में ऐसा होता नहीं आया। और मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर बात करते हैं तो 3 दफ़ा जो ये भी पावर में आए, इनको बहुत ज़्यादा फेवर मिली, बहुत ज़्यादा फेवर मिली। सो पीटीआई अकेली नहीं जिसको को फेवर मिली हो, बेनज़ीर भुट्टो को भी फेवर मिली थी, आसिफ जरदारी साहब को भी फेवर मिली थी। तो ये बातें सोचने वाली हैं इस वक्त। देखिए, महंगाई एक ऐसा इशू है कि पीटीआई की पोजीशन पंजाब या लाहौर में तो अच्छी नहीं होगी। अब बात रह गई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पार्टी को एक करके इकट्ठा लेके चले ताकि थोड़ा सा टाइम बाय करें, अगले इलेक्शन के करीब आए, या फौज को ये सोचने पर मजबूर करें, दीगर इदारों को ये सोचने पर मजबूर करें जनाब कि चूँकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, हमें कोई और चीज़ सोचनी पड़ेगी। बिल्कुल सीन से आउट हो जाएंगे
जिस तरह मरियम नवाज साहब कर रही हो, तो सीन से आउट होने वाली बात है। वो मज़ाहमत, अजीबो गरीब मज़ाहमत है, मतलब एक दीवार को मुक्के मार रही है वो। जब फैसले इनके हक में आ जाए ठीक है, खिलाफ हो तो गलत है। गलत, और केसेस तो हैं शहबाज शरीफ और हमजा पे, आज बरतानिया में तो वो केस जीते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ तो हमजा शहबाज शरीफ और चौधरी निसार मिलकर चलें, रिजल्ट और हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ भी बेशक साथ हो। अगर मैं इमरान खान का वर्कर हूँ तो फिर मुझे दुआ करनी चाहिए कि महंगाई कम हो ताकि इनका जोर कम हो। अगर मैं मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब का वर्कर हूँ और शहबाज शरीफ साहब का वर्कर नहीं हूँ, या मैं मरियम साहब का लॉयल हूँ, तो फिर नवाज शरीफ वापस आए, बेशक जेल में जाएं, वो वापस आएंगे तो दराड़े पूर हो जाएंगी, अगरचे खत्म नहीं होंगी, पूर हो जाएंगे। काफी लोग उनकी छतरी के तले आ जाएंगे। वो लीडर है, वोट उन्हीं का है, ये बात आप ज़हन में रखें। ठीक हो गया, नवाज शरीफ को ठीक हो गया। सदीक साजिद, जो शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर और ये जो लोग जो पब्लिकली जो ये बात कर रहे हैं, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी पार्टी जीती हुई है, अगर ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ना करे कि हमें उन्होंने इलेक्शन हराना है, यानी वो जो एक बदगुमानी है, वो जो एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ गया बीच में, उसको गैप करने की, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा, जावेद लतीफ़ साहब और बहुत सारे दूसरे लोग हमें वहीं पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और आज भी उनकी इंसिस्टेंस यही है कि बिल्कुल नई नरमी करनी चाहिए, और अगर नवाज शरीफ साहब होते तो ये उसको वो गुनाह कह रहे हैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को। कितना इम्कान है इस बात का कि शहबाज शरीफ साहब जो एक ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं गैप को, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे? सब्बी साहब, पहले तो मुझे अगर आप इजाज़त दें तो सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन वाला मामला है, चूँकि मैंने इसको कवर किया उनकी पार्लिमानी पार्टी को भी, सिर्फ आपको ये बता दूं कि पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ने हमायत की थी, और वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ ने मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम बाकायदा तौर पर दिया था। शायद खकान अब्बासी भी उसकी फेवर में थे और मियाँ नवाज शरीफ इसके हक़ में थे। ये गलत बात है कि मियाँ नवाज शरीफ ने इसकी हमायत नहीं की थी, बिल्कुल उन्होंने इसकी हमायत की थी, और ख्वाजा आसिफ ने एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा उनसे रब्ता किया था, और वो बताते भी रहे थे कि ये कौमी मफाद में है, इसको जो है वो हमें इसकी जो है वो सपोर्ट जो है वो करनी चाहिए। अब जावेद लतीफ़ जो इसके मर्जी दावे करने में तो एक मेंबर है, लेकिन पार्टी की जो अक्सरियत थी पार्लिमानी पार्टी की, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो बिल था उसकी वो फेवर में थी। अब जो आपने बात की है, ज़ाहिर है एक बात को आप नोट कीजिए कि आज जो मरियम ने एक बात की, उन्होंने कहा जी अगर हमारा बयानिया और ख़िदमत ये मिल जाए तो नून लीग से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। इसका मतलब है वो थोड़ा सा उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसमें उन्होंने कोई तब्दीली की है कि अब वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो रही हैं कि जो हमजा शहबाज शरीफ और उनका ये राना तनवीर और हमारे लोगों का जो ग्रुप्स है वो ये बातें कर रहा है, तो ऐसे नहीं कर रहा। और अब ये एक जारहानापन आया है, पहले नहीं था। अब ये इनकी पार्टी के अंदर जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, जो उनके सीनियर रहनुमा है उनकी राय के अंदर एक पुख्तगी इस हवाले से बिल्कुल आ गई है। और मैं आपको बताऊँ कि गुज़श्ता 2 दिनों से शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद है। एक उनकी अहम मीटिंग हुई F8 में, यह मैंने किसी जगह पे कोई ख़बर नहीं की। एक उन्होंने मीटिंग की मारगला रोड पे और अपने घर में नहीं की, वहाँ पे कुछ और लोग भी थे, पिंडी के भी थे, और मेरी इतला के मुताबिक एक मीटिंग तो ऐसी भी थी जिसमें चौधरी निसार अली खान भी मौजूद थे। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये जो उन्होंने कल बात की, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये उनका शॉट निकाला कि वो इदारों से डिमांड कर रहे हैं, और एक लफ्ज़ पे गौर करें, उन्होंने कहा ये हमारा मुतालबा नहीं है, हमारा हक़ है। कि ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, इसका मतलब है वो बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं, और इस चीज़ के ऊपर वो अपने भाई को भी एग्री करवा लेंगे। इसी वजह से तो 15-20 MNAs MPAs और दीगर लोगों को टिकट दिलवा कर वो भाई साहब के पास भेज रहे हैं कि जाकर आप उनसे जो है वो बात मुझे मैं बड़ी आपने इंपॉर्टेंट ये बात कही है, इसी पर हम गुफ्तगू, लेकिन एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। नून लीग की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जिसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ और उनके साथियों का वो बयानिया जिसमें वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन को छोड़कर पीटीआई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर
तनकीद करके अपनी सियासत को बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके साथी और शहबाज शरीफ साहब इसमें कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा भी अब अपने रवैये में थोड़ी नरमी पैदा कर रही हैं और आने वाले वक्तों में ऐसा लगता है कि जो एक दूरी थी एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच, वो शायद अब दूरी कम होती जा रही है। जी, अब सदीक साजिद साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले आपने मार्गला रोड पर मुलाकातों का जिक्र किया, F8 में मुलाकातों का जिक्र किया और उसमें आपने बताया कि बड़े अहम लोग भी थे। अहम लोग से मुराद यकीनन पावरफुल लोग होंगे, और इसके अलावा क्या इत्तलात हैं आपके पास? एक चीज़ मैं और भी इसमें ऐड करता जाऊं कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर अच्छा खासा मकाम रखने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ तक समी साहब जाने को तैयार हैं, जिसमें मैं 2-4 नाम आपके सामने रख देता हूँ। रियाज हुसैन पीरज़ादा, रोहेल असगर, इवर के ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादक, तो उन्होंने तो यहाँ तक बात की। उन्होंने कहा जी अगर ये शहबाज शरीफ वाला जो नज़रिया है, जो बयानिया है, अगर हम इससे पीछे हटे कि खिदमत को इज़्ज़त दो वाला और काम को इज़्ज़त दो वाला, और हम उसी पे अड़े रहे जो कि मरियम बीबी बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा फिर अच्छा होगा कि हम खामोश हो जाए, हम जैसे लोग खामोश हो जाए, या तो इलेक्शन न लड़े, या फिर अगर इलेक्शन लड़े तो फिर आज़ाद हैसियत से लड़े या किसी और हैसियत से लड़े। यहाँ तक बातें इनकी पार्टी के अंदर हुई है। और मैं चूँकि नून लीग की बीट करता हूँ, मुझे ख़ुद जब पार्लियामेंट में आते जाते बहुत से नून लीग के ऐसे MNAs हैं जो कि पूछते हुए नज़र आते हैं हम जैसे लोगों से कि यार ये बताएं हम शहबाज शरीफ के कैंप पे जाएं या नून लीग के कैंप पे जाएं। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है समी इब्राहिम साहब कि पार्लियामेंट के अंदर जब हम चैम्बरों में जाते हैं तो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में कौन बैठा होता है और लाइब्रेरी जो कौमी असम्बली के उसमें कौन लोग ठीक हो गया। अच्छा, यहीं पे ये बात मैंने मान ली आपकी, यहीं पे एक से आपको रोकता हूँ। अलीना, जो आज मरियम नवाज साहबा का हमने जो गुफ्तगू चलाई है लाहौर के कन्वेंशन में, उसमें इख्तलाफ की बजाय मुझे वो जो कॉमन चीज़ें हैं जिन पे इत्तफाक है उस पर फोकस करती हुई नज़र आई हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं और हमज़ा अलग इंसान हैं, हमारी अपनी एक सोच अलग है, लेकिन शहबाज शरीफ हो, मैं हूँ, हमज़ा शहबाज हों, एक सिक्का बंद है ये चीज़, कंसेंसस है इस बात पर कि हमारे लीडर और घर के सरबराह जो हैं वो नवाज शरीफ हैं। तो बेसिकली ऑफ ऑल दोज डिफरेंसेस शी वॉज ट्राइंग टू फोकस एंड शी वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग अप जिस चीज़ पे उनका इत्तेहाद है। तो लगता है कि एज इफ शी इज़ ट्राइंग टू ब्रिज द गैप्स। अच्छा समी साहब, बेसिकली जो खबरें आ रही हैं ना वो इस तरह की आ रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना उनके पास कुछ ऐसी इतलात हैं कि अगले साल हो सकता है इलेक्शंस हो जाएं, और उन्होंने इस हवाले से अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, जिस तरह की खबरें हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को और हमज़ा को जो उनको कहा गया कि वो पार्लियामेंट की सियासत करेंगे, जो सही सियासत है वो करेंगे और इदारों के साथ जो भी चीज़ें वो लेकर चलेंगे। और मरियम को जो हिदायत दी गई है वो ये हिदायत दी गई है कि भाई आपने तनकीद करनी है, लेकिन मौजूदा सेटअप से रिलेटेड जो भी शख्सियात हैं आप उनको तनकीद मत करें। पुराने सेटअप की जितनी चीज़ें हो चुकी हुई हैं 1999 की या 1998 की जो भी इश्यूज़ हैं आप उन पर बात कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सेटअप के हवाले से आपने कोई बात नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक और खबर भी आ रही है, बताया ये जा रहा है कि अक्टूबर में ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत सी खबरें आ सकती हैं। तो जो इस वक्त एक सिनेरियो बनाया जा रहा है वो यही बनाया जा रहा है कि सब एक पेज पे है, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है, वो ये हो गई है कि चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, हमज़ा हो या मरियम हो, सब ने ये कह दिया है जो हमारा लीडर है वो नवाज शरीफ है। इसका मतलब है नवाज शरीफ ही सबको लीड करेंगे और नवाज शरीफ साहब ही एक्चुअली गेम कर रहे हैं, दोनों को लेकर चल रहे हैं। वो शहबाज को भी लेकर चल रहे हैं, वो हमज़ा को भी लेकर चल रहे हैं, वो मरियम को भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मरियम जो है वो क्राउड पुलर है। उसके बयानी के ऊपर बहुत से लोग आते हैं। अब कल की आप कन्वेंशन देख लें जिसके वर्कर कन्वेंशन हुई है, वहाँ पे बहुत से लोग ये बात करें, शहबाज शरीफ वहाँ पे मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ये आपने मरियम ने ना वो वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन था और उनके घर पे था और लोग सड़कों पे थे, ये बात नहीं है। ये वहाँ पे बैठने की जगह खत्म हो गई थी, रश था और वहाँ पे लोग सड़कों पे थे, जलसा नहीं था, वो एक कामयाब शो था मुस्लिम लीग नून का। इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आपकी राय होगी, मेरी अपनी राय। ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपको लगता है कि मरियम जो है इस वक्त जो लाहौर का आज का जो कन्वेंशन है उसकी जो गुफ्तगू है मरियम साहबा की, उसमें वो थोड़ा अपने रवैयों में थोड़ा नरमी पैदा कर रही हैं? जी बिल्कुल। बात यह कि अगर आप मरियम की सपोर्ट में हो तो आज मरियम ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया। शी हैज़ ट्राइड टू ब्रिज द गैप एज यू सेड, और उन्होंने उन चीज़ों पर इत्तफाक किया जिन पे हमज़ा को भी इत्तफाक है। लीडर नवाज शरीफ ही हैं, वोट उन्हीं का है, बात उन्हीं की चलती, कोई शक नहीं। ये बातें तो तय हैं। अब रह गई बात उनकी, देखिए मरियम जो है वो हमज़ा से 11 महीने उम्र में बड़ी हैं, एक ही घर में पले बड़े हैं, 11 महीने का फ़र्क तो फ़र्क ही नहीं होता। तो पर्सनैलिटी क्लैशेस हो जाते हैं, मुमकिन है आज के पर्सनैलिटी क्लैशेस ना हो, लेकिन
अब यहाँ मामला है, देखिए बहुत सीरियस केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब और हमजा के खिलाफ भी। बरतानिया से वो आज एक केस जीते हैं, उनके बैंक अकाउंट अनफ्रीज हुए हैं केस में। यहाँ बहुत सीरियस केसेस हैं, अरबों रुपए का मामलात हैं, सजाएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी डिसीजन हुआ। इन केसेस को ख़त्म कराने के लिए ज़रूरी है कि मुफाहमत की जाए। मुफाहमत किससे की जाए? ताकतवर इदारों को साथ लेके चला जाए, उन पर तनकीद ना की जाए। मरियम ये बात क्यों नहीं समझ रही? ये समझ से बालातर है। सो मेरा ख्याल है हमजा और शहबाज शरीफ पीछे नहीं हटेंगे, वो मुफाहमत की तरफ ही जाएंगे और मेरा ख्याल है वो रिजल्ट देंगे मियां नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब अगर चाहते हैं कि ये जनाब पार्टी में टुकड़े टुकड़े ना हो, मसलन चौधरी तनवीर साहब मुरीद के से गालिबन इलेक्शन लड़ते हैं, जवेद लतीफ़ साहब शेखुपुरा से लड़ते हैं, 5-7 इलाके हैं, आपस में इख्तलाफ है, इस तरह बहुत सारे इख्तलाफ हैं। किसी ज़माने में चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ को हुआ करता था, बहुत इख्तलाफात हैं। अब देखेंगे कि साद रफ़ीक इज़ अ वेरी लाउड PMLN वॉइस, वो खामोश है। अयाज सादिक कुछ अरसे से मुझे सामने नज़र नहीं आ रहे, 5-7 दिन से तो मुझे ये शायद खाकान अब्बासी भी नज़र नहीं आ रहे, ये तो दिन में 3 शो करते थे। तो बेसिकली है इख्तलाफात हैं, किस पार्टी में नहीं होते। सो व्हाट मरियम इज डन इज कि वो ब्रिज करना चाह रही है गैप को। लेट्स सी क्या कि हमजा अपने स्टांस पे जी आप बात कंप्लीट कर लीजिए शाह। मैं ये कह रहा हूँ कि हमजा मेरे ख्याल अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे, उनको कामयाबी मिल रही है, उनके इदारों के साथ राब्ते उनके और उनके वालिद के एक मरतबा फिर कुछ गैप के बाद गालिबन शुरू हुए हैं। एक एतमाद का जो फुकदान था वो मेरे ख्याल थोड़ा सा काम हुआ है उनको और इदारों के दरमियान। वो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जी, ऐसे आप किसी पॉलिटिकल प्लेयर को मार नहीं सकते, वो जेल में बैठ के भी जीत सकते हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के भी इलेक्शन जिता सकते हैं। ठीक हो, इमरान खान साहब एक अपना करिश्मा रखते हैं। आसिफ जरदारी को आप देखें, हजारों इल्जामात हैं, सिंध में आज भी उनकी गवर्नमेंट है, दुरुस्त क्या कर लिया किसी ने? दुरुस्त हो गया। मैं बिल्कुल ये बात सही है कि अब लेट्स सी कैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। दोनों इस वक्त कोशिशें जारी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि सैनिटी विल प्रिवेल और जो शहबाज शरीफ साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें कामयाब हो सकते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम एक दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी पर बात करते हैं और वो है लोकल बॉडीज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब अभी इलेक्शन से पहले जो उनका आखिरी जलसा था लाहौर में, उसमें भी उन्होंने लोकल बॉडीज़ के हवाले से बात की थी। पार्टी जो PTI है उसके मैनिफेस्टो में लोकल बॉडीज़ को बड़ी अहमियत दी गई थी और इमरान खान बरमला इस बात का इजहार करते थे कि KPK में जो उनकी पार्टी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन हुई है उसकी वजह यह थी कि उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बल्दियाती सिस्टम दिया था, ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मामलात को हल किया था, जिसकी वजह से लोगों ने PTI पर यकीन किया और उनकी क़यादत पर यकीन किया। और यही वजह थी कि अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की बात करते रहे। लाहौर के एक जलसे में जो आखिरी जलसा था जिसमें उन्होंने अपना मैनिफेस्टो पेश किया, आइए आपको सुनवाते हैं कि इमरान खान ने उस वक्त क्या बात की लोकल बॉडीज़ के हवाले से। बड़ी क्लैरिटी के साथ वज़ीर-ए-आज़म एक पूरा प्लान दे रहे हैं। उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, अभी इलेक्शन से चंद दिन पहले, ये मतलब थोड़ा अर्सा पहले 29 अप्रैल को उनकी ये तकरीर थी 2018 की। लेकिन फिर जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं और कौम से खिताब करते हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद 19 अगस्त 2018 को, आइए मैं आपको सुनाता हूँ तब उन्होंने क्या कहा लोकल बॉडीज़ के हवाले से। ये मैंने आपको दो जो शॉर्ट्स हैं, दो गुफ्तगू सुनवाई इमरान खान साहब की, एक वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, एक वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद। लोकल बॉडीज़ जो थे उनका इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ क्या बाद में, ये सारा मामला किस तरफ गया। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, जब मैं वापस आता हूँ तो मैं आपको ये हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको मुख्तलिफ जो गुफ्तगू है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वो सुनवाऊँगा कि ये सब हुआ क्या, ये जो वादे थे ये कहाँ चले गए, ये वादे कहीं फिर वही तो नहीं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान साहब के वादों की बात हो रही थी। हमने आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाई जो 2018 के इलेक्शन से पहले जो लाहौर में उनका आखिरी जलसा था, जिसमें उन्होंने एक बड़ा जामे पैगाम दिया
किस तरीके से वो ग्रास रूट लेवल पर पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे और बल्दियाती सिस्टम बनाएंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी उन्होंने तकरीर की और कहा कि वो MNAs और MPAs को तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर पैसे नहीं मिलेंगे और उनकी राय तो शामिल की जा सकती है, लेकिन मकामी तौर पर मकामी लोग फ़ैसला करेंगे और वो कौन होंगे उनका तयन बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए किया जाएगा। लेकिन इस बात को 3 साल हो गए PTI की गवर्नमेंट को आए, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अगस्त 2019 से बल्दियाती निज़ाम नहीं है, जबकि सन 2018 के आम इंतखाबात के बाद पंजाब में भी जो हुकूमत थी उन्होंने बल्दियाती इदारों को डिज़ोल्व कर दिया और उसके बाद इसके ख़िलाफ़ एक पटिशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया पंजाब हुकूमत को कि वो उन बल्दियाती इदारों को बहाल करे, लेकिन ना तो वो बल्दियाती इदारे बहाल हुए और ना ही नया इलेक्शन हुआ। क्या इसकी वजह है? मैं आपको फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं और इमरान खान साहब के बहुत जो आजकल क्लोज़ जो लोग हैं उनमें उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हुए, किसका इसमें कसूर था, उन्होंने कल रात सलीम साफ़ी साहब के साथ एक गुफ्तगू की। आइए आपको वो गुफ्तगू सुनवाते हैं। फवाद चौधरी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये एक हुकूमत का फेलियर है और जो एक क्रिटिसिज्म है बल्दियाती इलेक्शंस ना करवाने का, उसका हुकूमत को सामना है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह फवाद चौधरी साहब के नज़दीक ये थी कि सिर्फ इमरान खान जो थे वो तो इलेक्शन करवाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लीडर और ख़ास तौर पर जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो इस बात को वो समझते थे कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको अभी एक और शॉट सुनवाता हूँ फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का, जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, उस्मान बुज़दार साहब के बड़े नज़दीक हैं, बड़े रोबस्ट किस्म के PTI वर्कर हैं, कारकुन हैं, लीडर हैं। वो बल्दियाती इंतखाबात ना होने की जो वजह बता रहे हैं वो कतई मुख्तलिफ है। आइए सुनते हैं वो क्या फरमा रहे हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इलेक्शंस ना होने की वजह सुप्रीम कोर्ट को करार देते हैं। उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना आता तो इलेक्शन हो जाते। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वफाकी वज़रा ने भी मुखालफत की, यानी जो 7 लोग थे, लेकिन बड़ी मुखालफत जो थी वो वज़राए आला के तरफ से थी। लेकिन बहरहाल वजह जो भी हो, इमरान खान साहब का वो वादा कि जिसमें वो ग्रास रूट लेवल पर इक़्तिदार को वो ले जाना चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ और उनकी अपनी जो गुफ्तगू है उसके मुताबिक ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। सदीक साजिद, ये जो परफॉर्मेंस है तहरीक इंसाफ की, गवर्नमेंट की, डेफिनेटली वो लोग उससे नाखुश हैं। तो ये जो बल्दियाती इंतखाबात वाला मामला, आपको लगता है कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बावजूद इसके कि उनकी ख्वाहिश है, उनकी कोशिश है, वो इस पर बिलीव करते हैं क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवा सके बल्दियाती। तो इसका मतलब है कि बहुत एक हुकूमत में फिर इस हवाले से पोजीशन वज़ीर-ए-आज़म साहब की कमज़ोर है। जी बिल्कुल, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि वो पार्टी चेयरमैन के तौर पर भी इस हवाले से एक बोल्ड फैसला नहीं ले सके। और दूसरी वजह यह है कि वज़ीर आला की तो आपने बात बता दी, वाकई जो उनके वज़ीर आला है तो हर एक बंदे को ज़ाहिर नीचे फ़ंड देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। MP MNAs का रोल है, वो भी नहीं चाहते कि ये वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हो, वो ख़त्म हो जाता है। सारे जो निचली सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे पैसा चला जाता है। इसी वजह से तो आप देख लें जो मालियाती कमीशन बनना था सूबाई सतह पे, वो किसी जगह पे नहीं बनने दिया गया। और फिर दूसरी बात ये है कि इनकी पार्टी के अंदर रिफ्ट है। अभी जो हाल ही में चीफ सेक्रेटरी गए हैं कामरान साहब, उन्होंने जाते ही एक रिपोर्ट भेजी है। जो आपने गवर्नर्स की बात की ना, उसमें गवर्नर्स मेरिट शफाफियत ना होने की बड़ी वजह बल्दियाती सिस्टम का ना होना है। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे वो आपके सामने है, किसने उसके ऊपर अमल दरामद किया। अगर किसी ने वो मेयर का ऑफिस या बल्दियाती ऑफिस खोलने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया और वहाँ पे ताले लगा दिए। और इनकी पार्टी के अंदर के इख्तलाफात भी एक बहुत बड़ी वजह है समी साहब। यूनियन कौंसिल सतह पे, तहसील सतह पे, ज़िला की सतह पे और कंटोनमेंट के इलेक्शन में चीज़ नज़र आई कि अगर एक को टिकट दे दिया तो 2 नाराज़ हो गए, तो 2 नाराज़ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया, अपने बंदे को वोट नहीं दिया। यही पोजीशन जो है इनकी इस मामले में ऊपर भी है कि अगर इस वक्त हमने इलेक्शन करवा दिए तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा। ये भी डर और खौफ है, ये हकीकत है। अलीना साहबा, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब बल्दियाती इलेक्शंस करवा देते तो जो एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट है महंगाई की, क्योंकि गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं, अगर लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशंस हों तो वहाँ पर एक सिस्टम अकाउंटेबिलिटी का बनाया जा सकता था।
वो उसने जो पीटीआई हुकूमत की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, जिसमें महंगाई की वजह से लोग बहुत नाखुश हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो नहीं है लोकल बॉडी, जिसने उसमें इजाफा ही किया है इस प्रॉब्लम में? यकीनी सी बात है समीर साहब, इससे इजाफा ही होता है, क्योंकि आप ये देखें ना, जो लोकल बॉडी का जितना भी सिस्टम है वो गली मोहल्लों की सियासत होती है। अगर एक छोटी सी आपकी गली बन जाती है तो पूरे का पूरा जो इलाका है या एरिया है वो आपको वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। छोटे छोटे मसले होते हैं काम बंदों के। लेकिन जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने बात की है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही गलत बयानी की है और गलत फैक्ट्स के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, इन्होंने जो लोकल बॉडी पंजाब में डिसॉल्व की है वो एक एक्ट के तहत की है, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट है गैर आईनी कह चुकी हुई है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि विद इन 6 मंथ जो है इस मुल्क का जो आइन है वो ये बोलता है कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने हैं। तो ये जो जिस तरह की बात करके गए हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, तो तौहीन अदालत में आती है। अदालत तो अपने क्लियर कर चुकी है, और जिस एक्ट के तहत आपने रिजॉल्व किया है उसको भी अदालत ये कहती है कि ये भी एक गैर आईनी एक्ट है। और ये जो एक्ट बनाया था ये नून लीग ने बनाया था, और ये बिल्कुल वैसा एक्ट है जैसे 58(2) भी है, यानी कि डिक्टेटरशिप है। तो आप लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? आप लोग डिक्टेटरशिप को ही वो कर रहे हैं, आपका माइंडसेट ही वो है। आप ये जो कहते हैं ना कि आपने जमहूर को जमहूरियत के साथ लेकर चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस सर जब आप आते हैं इसके अंदर हुकूमत के अंदर तो आप भूल जाते हैं कौन सी जमहूर कौन सी जमहूरियत। अच्छा, इसमें दो बातें हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जब पंजाब गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज़ को डिसॉल्व किया था तो उसके बाद उन्होंने लोकल बॉडीज़ एक्ट में तब्दीली लेके आए। जब वो तब्दीली लेके आए तो उसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थे वो ख़त्म कर दी गई, इसी तरह यूनियन काउंसिल्स की जगह पंचायत काउंसिल्स बनाई गई। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ख़त्म कर दी गई थी तो इसलिए उनके तो वो जो चेयरमैन थे वो बहाल नहीं हो सकते थे, और जो यूनियन काउंसिल थी वो क्योंकि पंचायत बन चुकी थी तो वो यूनियन काउंसिल के जो सरबराह थे वो पंचायत के सरबराह के तौर पर बहाल नहीं हो सकते थे। तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की, और अभी वो जो रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, क्योंकि वो एक पंजाब हुकूमत के लिए एक मसला बन गया इलेक्शन को करवाने का, इसलिए कि में वो जिन ओहदों को बहाल करने की बात की गई थी उस एक्ट में वो ओहदे तो रहे ही नहीं थे। और ये जो एक्ट था, जाहिर है ये एक्ट गवर्नमेंट ने, ये असम्बली ने ये पास किया था। तो उस हवाले से सदीक साजिद जो उज़र है पंजाब हुकूमत का, वो उस हवाले से उसमें थोड़ी एक लेजिटिमेसी है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो वादा था वज़ीर-ए-आज़म साहब का फौरी तौर पर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाने का, वो तो वो पूरा नहीं कर सके। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अगर ये कर देते ना तो आज जिस तरह इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं ना, ये ना उठते। आपको अच्छा खासा मालूम है समी साहब, मार्केट कमेटियाँ बन जाती हैं, मजिस्ट्रेसी निज़ाम बड़ा मजबूत होता था, असिस्टेंट कमिश्नर या ये फूड इंस्पेक्टर जो जिस तरह वो पूरे एक सिस्टम के तहत काम करते, फिर वहाँ के जो खुद ये नाज़म होते थे या चेयरमैन या मेयर वगैरह, आप कह रहे हैं वो ना होने की वजह से। बिल्कुल, मुझे वक्त कम रह गया। मैं शाह साहब आपके साथ हमारा राब्ता भी थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हो गया था। लोकल बॉडीज़ के इशू पे इफ यू वांट टू ऐड टू समथिंग। 30 जुलाई 2021 को मैं खबर पढ़ रहा था कि पंजाब हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल की हैं लोकल बॉडीज इलेक्शंस की, ताकि मार्च 2022 में करवाए जा सकें। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। समझ नहीं आती कि ये हर साल 2 साल बाद डीलिमिटेशन पे क्या काम होता है, पहले ही एक दफ़ा काम क्यों नहीं करते। देखिए समी साहब, काउंसलर को पकड़ना आसान होता है, MP MNA का स्टेटस बहुत ऊपर होता है, गार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे लोग पकड़ नहीं सकते। 4-6 गलियाँ बन जाएंगी, थोड़ी सी करप्शन होगी, थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर काउंसलर बहाल हो गए तो थाने लेवल के छोटे मोटे काम लोगों के हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि वो अकाउंटेबल होता है मोहल्लेदारों को, तो मेरे ख्याल है बेहतर है कि गटरों को ढकने लग जाएंगे छोटे, और उसने क्या करना है। लेकिन MNA MP जो है, इनका मसला ये है कि वो कहते हैं एक भी पैसा नीचे ना जाए। डेवोल्यूशन में पावर को ट्रिकल डाउन करने का जो इफेक्ट है, यही लोकल बॉडीज का एसेंस है। ठीक हो गया। MP MNA कभी भी नहीं चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ रोकूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। मौजू बड़ा ये अहम है, लोगों की ज़िंदगियों से इसका बड़ा ताल्लुक है। लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशन आम आदमी के जो मामलात हैं उसकी गली की हद तक उनको हल करने में बड़ा मुआविन है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये वादा था लेकिन इसको वो पूरा नहीं कर पाए। अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में वो ये वादा अपना पूरा कर सकते हैं या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।